हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में सॉल्यूशंस में हम लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे। आज रॉल्स लॉ स्टडी करेंगे। वही वेपर प्रेशर से रिलेटेड है कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उस टाइम पे टोटल वेपर प्रेशर क्या आइडियली हम सोचते हैं होना चाहिए और क्या रियली हम ऑब्जर्व करते हैं। सो सी हियर, यहां मैंने हेडिंग डाला हुआ है आज के टॉपिक का, रॉल्स लॉ। इस ग्राफ पे भी अभी आऊंगा, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट एक बार रिवाइंड करें आप अपने पॉइंट्स को। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिक्विड पड़ा था, सॉल्वेंट ए, जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था P0A। अब जैसे ही आप इसके अंदर एक वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं B, तो B भी अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर पोजेस करता है। लेट मी राइट इट P0B। ये प्योर फॉर्म में B का वेपर प्रेशर था। अब जैसे ही आप यहां पे इस B को ऐड करेंगे तो यहां जो ऑब्जर्वेबल प्रेशर होगा उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब आफ्टर मिक्सिंग, जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया और उसके बाद आप यहां पे प्रेशर जो ऑब्जर्व करेंगे वो ए के और बी के दोनों के वेपर्स का प्रेशर होगा। और ए का जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पीए, और वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि अब यहां ए के कितने मोल फ्रैक्शंस हैं। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शंस होंगे उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जितना लेसर मोल फ्रैक्शन होता जाएगा बी के एडिशन पे, उतना उसका पार्शियल प्रेशर कम होता चला जाएगा। सिमिलरली जो बी का वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन में, लेट मी राइट इट पीबी, वो होगा P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जो टोटल प्रेशर आप ऑब्जर्व करेंगे वो होगा PA प्लस पीबी, जहां PA है आपका P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर मिक्सचर का। अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आप इस तरह से दो सॉल्वेंट्स को, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, वो इस इक्वेशन को ओबे करे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो ओबे ना करे, मतलब जो पीटी है वो इनके सम के बराबर ना आए, तो वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम यहां पे दो तरह के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल वो होता है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, यही रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो सम है वो टोटल वेपर प्रेशर होता है। यही रॉल्स लॉ है। इस ग्राफ को एक बार समझें, ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे एक एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है और एक एक्सिस पे हमने कॉम्पोजिशन ली गई है सॉल्यूशंस की। इसमें दिखा रखा है यहां इस जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मतलब आपके पास प्योर लिक्विड ए पड़ा था, उसमें आपने कोई बी का एडिशन नहीं किया था, तभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा। जैसे ही कोई सॉल्यूट डालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगातार घटना शुरू हो जाएगा। ये घटता 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 यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया। हालांकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा, बट स्टिल आप समझे कि यहां पे आपके पास प्योर बी पड़ा था। ये बी कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर P0B है, ये ए कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर P0A है। अब आपने बी को ए में मिक्स करना शुरू कर दिया। तो जब आप बी को ए में मिक्स करते हैं, सी हियर, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन था ए का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जब आपने इसके अंदर बी डाला ही नहीं था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो 0 था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप कह सकते थे 1 था। वो सिर्फ प्योर फॉर्म में ही होता है, हालांकि मोल फ्रैक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर प्योर सॉल्वेंट है तो, क्योंकि वो सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है। बट स्टिल अगर हम थ्योरेटिकली देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमने बी इसके अंदर ऐड नहीं किया था तब तक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था। अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डालते जा रहे हैं यहां पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगातार घटता जाएगा। आप इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू घटती जाएगी। तो ये इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। उससे क्या होगा, आप यहां पे ये 3 लाइन और देख रहे हैं, जो ये लाइन है ये आपको ए के वेपर प्रेशर को दिखाती है कि ए का वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर।
ये आपके पास प्योर फॉर्म में का वेपर प्रेशर था। सॉल्यूशन जैसे ही वो बना तो ए का कंट्रीब्यूशन लगातार घटता चला जाएगा, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे बी को ऐड करते जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगातार घटता जाएगा, मतलब पी ए लगातार डिक्रीज होता जाएगा। और अगर यहां पे मैं थ्योरेटिकली कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो मतलब पी के वेपर्स ए के वेपर्स का कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर वेपर प्रेशर ऑफ बी, लेट मी राइट इट पी बी, और ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्योंकि अब लगातार बी के मोल फ्रैक्शन को यहां बढ़ाते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लगातार बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस बात को दिमाग में सेटल्ड रखें कि ये जो पी नोट या पी नोट ए या पी नोट बी लिख रहा हूं, ये प्योर फॉर्म में ए बी के वेपर प्रेशर है, और पी ए और पी बी जो लिख रहा हूं वो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर जो आपका आ रहा है इस लाइन पे वो है पी ए प्लस पी बी। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए मैंने कोई एक कॉम्पोजिशन चूज किया, सपोज करें ये कॉम्पोजिशन चूज किया जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.6, घटता घटता यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0.4। इस कॉम्पोजिशन पे अगर मैं बी का वेपर प्रेशर देखूं तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं ग्राफ पे। ए का वेपर प्रेशर देखूं तो वो भी चेक किया जा सकता है। दोनों के वेपर प्रेशर का सम कर दूंगा तो वो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर होगा। अगर किसी भी कॉम्पोजिशन पे मैं ऐसा चेक करूं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे किसी भी जगह पे अगर मैं दो कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स को सम अप करूं और टोटल प्रेशर पाऊं, अगर वो हर जगह पे मुझे टोटल प्रेशर उन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स का सम मिलता है, तो आई कैन से कि सॉल्यूशन इज आइडियल। और अगर नहीं मिलता तो आई विल से सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। तो क्या कभी ऐसा होता है कि रियली सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को फॉलो करते हो? तो सम टाइम, हालांकि रेयरली ऐसा होता है कि आइडियल सॉल्यूशंस आपके बनते हों। स्पेशली अगर मैं दो लिक्विड्स ऐसे ले लूं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम है और काफी लो कंसंट्रेशन है, तो उनको अगर मैं मिक्स करूंगा तो आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। बट अगर दो लिक्विड्स जिनको मैं मिक्स कर रहा हूं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में डिफरेंस होता है, तो उस टाइम पे आइडियल सॉल्यूशन बनने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही बनते हैं। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हुए आप उसके टोटल प्रेशर को इस तरह से लीनियरली चेंज होता पाएं, तभी वो आइडियल होगा। बट अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो, लाइक वो इस पाथ को फॉलो ना करे, वो कुछ डेविएशन शो करे, तो हम ये बोलेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। हम लोग सॉल्यूशन को आइडियल मानते हुए भी काफी सारे क्वेश्चंस फेस करेंगे न्यूमेरिकल की फॉर्म में, और ये थ्योरेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि जो भी रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हुए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। एक और पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं कि जो ए बी का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो ए ए और बी बी के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो। ये क्या स्टोरी है? देखिए, ये मेरे पास एक लिक्विड पड़ा था ए और ये मेरे पास एक लिक्विड पड़ा था बी। यहां पे ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और यहां पे बी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ए के पार्टिकल्स में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के पार्टिकल्स में भी एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो ए के पार्टिकल्स को दूर होना है, बी के पार्टिकल्स को दूर होना है, और ए बी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने हैं। मतलब सम बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन, लाइक ए के फोर्सेज तोड़ने हैं, बी के फोर्सेज तोड़ने हैं, और ए बी के नए फोर्सेज बनने हैं। अगर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब जितना बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो नेट एनर्जी चेंज 0 होगा। मतलब डेल्टा एच ड्यूरिंग द मिक्सिंग अगर 0 होगा तभी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और ये तभी हो सकता है जब ओरिजिनल इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम हो। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का क्या मतलब है?
मान लीजिए मैंने 10 ml ले लिया और 10 ml भी लिया और अब दोनों को मिक्स कर रहा हूं, तो मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम मेरा 20 ml बने। तो इनिशियली दो कंपोनेंट का वॉल्यूम 10 + 10 20 था, फाइनली आफ्टर मिक्सिंग 20 था। तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द मिक्सिंग वो 0 रहा। वो भी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा। तो मैं यहां 4 पॉइंट्स आपको बता सकता हूं कि सॉल्यूशन कब आइडियल होगा। बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट, वो रॉड्स लॉ को ओबे करता हो। दूसरा पॉइंट, ए और बीबी के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड एबी फोर्सेस के इक्विवेलेंट हो। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो। और चौथा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 हो। तो मैं उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोल सकता हूं। नेक्स्ट, फिर नॉन आइडियल कौन होगा? तो जस्ट इस कहानी को उल्टा कर दीजिए। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है, मींस आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, एनर्जी आइदर रिलीज हो रही है या रिक्वायर्ड है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं है, मतलब 10 + 10 वाज नॉट 20 बट दैट वाज 20.1 और 19.8, मतलब एग्जैक्टली 20 नहीं है। तो भी मैं ये बोल दूंगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट 0। और एबी फोर्सेस, जो नए मैग्नीट्यूड के फोर्सेस बन रहे हैं, नए फोर्सेस जो भी डेवलप हो रहे हैं, वो पुराने वालों से स्ट्रोंगर या वीकर हों, तो भी आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है। सो क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 to 3 मार्क्स का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स रिकॉल करने हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सिंपल मतलब होगा कि दैट इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, दैट इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, दैट इज नॉट ओबेइंग दिस ग्राफ प्रॉपरली बट हैविंग सम डेविएशंस। वो अपने रास्ते से कुछ भटक गया है, लाइक वो कुछ ऐसे आ रहा है, मैं सोच रहा था ऐसे लीनियरली चेंज करेगा एज पर द मैथमेटिकल इक्वेशन, बट वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। मतलब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। और खाली ज्यादा मत सोचिएगा, वो कम भी हो सकता है। मतलब मैं सोचता था इस कॉम्पोजिशन पे ये टोटल प्रेशर आना चाहिए, लेकिन वो ये आ रहा है। तो ये हमारे पास रहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे सामने बनेंगे। एक बनते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक बनते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो तरह के सॉल्यूशंस को कि किस तरह से वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस पाथ से डेविएट होंगे और किस सिचुएशन पे मैं बोलूंगा पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। ये 3 सिचुएशंस मैंने दिखाई हैं यहां पे। एक सिचुएशन फर्स्ट, इथाइल अल्कोहल में मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स करने वाला हूं। दूसरी सिचुएशन में मैं एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिक्स करने वाला हूं। और तीसरी सिचुएशन में मैं हेक्सेन के अंदर हेप्टेन मिक्स करने वाला हूं। तो आई विल ऑब्जर्व कि होता क्या है सॉल्यूशन में। सी, मेरे पास ये हेक्सेन है, नीचे वाले पॉइंट से शुरू कर रहा हूं मैं, और ये मेरे पास यहां हेप्टेन है। हेक्सेन और हेप्टेन ये दो लिक्विड्स हैं, दोनों नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखूं हेक्सेन के पार्टिकल्स में, तो वो वीक लंडन फोर्सेस होते हैं। हेप्टेन में भी वीक लंडन फोर्सेस होते हैं। दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही कम डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस। सो मैं अभी पा रहा हूं हेक्सेन और हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर फोर्स है। जैसे ही मैं हेप्टेन इसके अंदर ऐड करूंगा तो हेक्सेन के पार्टिकल्स को दूर जाना होगा, हेप्टेन के पार्टिकल्स को दूर जाना होगा और हेप्टेन के पार्टिकल्स को क्लोज आना होगा। मतलब मुझे हेक्सेन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। मुझे हेप्टेन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन हेप्टेन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना है, एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये रिक्वायर्ड एनर्जी और ये रिलीज्ड एनर्जी सेम होंगी तो डेफिनेटली कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच का वैल्यू 0 होगा। डेल्टा एच का वैल्यू 0 मतलब कोई एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड नहीं थी इस मिक्सिंग के लिए। डेल्टा वी वो भी 0 होगा, मतलब मैंने 10 ml ये लिया, 10 ml ये लिया, दोनों को मिक्स किया, 20 ml ही बनेगा। डेल्टा वी भी 0 होगा। नए फोर्सेस जो बने हैं और पुराने जो एग्जिस्ट करते थे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये
पर्टिकुलर सॉल्यूशन डेफिनेटली रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब ग्राफ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह से लीनियरली चेंज शो कर रहा होगा, टोटल प्रेशर वो बिल्कुल सही होगा, यही का यही होगा जैसा मैं आइडियली एक्सपेक्ट कर रहा था थर्ड के लिए, एज इट इज वैसा ही मैं इसे ग्राफ पे भी प्रैक्टिकली पाऊंगा। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं एक बार। ये चलिए सेकंड को देख लेते हैं, धीरे धीरे स्पेस भी क्रिएट करते चलेंगे यहीं बोर्ड पे। मेरे पास एसीटोन है सी, ये मेरे पास एसीटोन है और ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मतलब यहां जो मिलियंस ऑफ एसीटोन के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स देखेंगे उन सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड रहता है। क्लोरोफॉर्म हाँ वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होता है। लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये वाला। हालांकि हमें जनरली पढ़ाया जाता है FON के साथ H लगा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही नाइट्रोजन से भी तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्यों? ये 3 क्लोरीन अपने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैरेक्टर की वजह से इस कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से बहुत पावरफुली खींचता है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा पावरफुली खींचता है। रिजल्टिंग इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहने में हमें कतई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे जो बॉन्ड तोड़ने पड़े वो यहां पे डाइपोल डाइपोल तोड़ना पड़ा, यहां पे डाइपोल डाइपोल तोड़ना पड़ा, और बदले में जो बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। मुझे जो वीक तोड़ने पड़े उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ी, सपोज कीजिए 15 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ी, और जो बने वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने एनर्जी रिलीज की 20 किलो जूल, तो नेट तो 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, और नेट 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा H नेगेटिव है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब डेल्टा V को देखिए, 10 ml में 10 ml मिक्स किया, सोच रहा था आइडियली 20 बनेगा, लेकिन आप सोचो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आ रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 10 + 10 विल नॉट बी 20 बट दैट मे बी 19, 18 और 19.5 समथिंग एल्स। मतलब डेल्टा V भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और AB फोर्सेस क्या हो गए हैं? AB फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो पहले की तरह से वीक नहीं है। जैसे यहां पे वीकर थे A और BB में, AB के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये श्योरली आप कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। जितना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता था उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होता था। अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। आइडियली मैं समझता था ऐसा होगा, बट इन रियली ऐसा हो जाएगा। अब तीसरे सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप अब देखिएगा, ये सारा का सारा कहानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूल जब मिक्स होने के बाद फोर्सेस डेवलप करते हैं, वो पहले से स्ट्रॉन्ग है या वीक, वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन आइडियल बनेगा कि नॉन आइडियल। तीसरा एग्जांपल देखिए, इथाइल अल्कोहल है मेरे पास। यहां इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, C2H5OH C2H5OH, तो ये H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी है इथाइल अल्कोहल में जो एग्जिस्ट करती है। अभी मैं इसके अंदर CCl4 डालूंगा, तो CCl4 में भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लंडन फोर्सेस हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूं तो नए फोर्स बनने हैं अल्कोहल और CCl4 के बीच में, और अल्कोहल और CCl4 के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, वन ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो आपको तोड़ना पड़ रहा था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही थी, बन रहा था वीक बॉन्ड, एनर्जी कम निकल रही थी, नेट आपको 4 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ा। हाइपोथेटिकल वैल्यूज बोल रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। मतलब जो डेल्टा H था आपका, वो डेल्टा H था पॉजिटिव। व्हाट अबाउट डेल्टा V?
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। 10 + 10 विल नॉट 20 बट 21, 22 समथिंग एल्स, मतलब डेल्टा वी आपका क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। एबी फोर्सेस क्या हो गए हैं, एबी फोर्सेस हो गए हैं वीक। जब एबी फोर्सेस वीक हो गए हैं तो फिर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेबल होगा, आइडियल से डेविएटेड होगा। तो इस तरह से आप टोटल वेपर प्रेशर पाएंगे कि अगर सॉल्यूशन में आइडियलिटी है, लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्टिकल्स के ए और बी के, जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग भी वैसे ही बने रहते हैं, तभी सॉल्यूशन आइडियल बनता है, अदरवाइज नॉन आइडियल बनेगा। और दो तरह का डेविएशन होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन है जहां डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, ए बी फोर्सेज वीक, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, ए बी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग, तो वो हमारे पास बनता था नेगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के लिए होगा, ये पॉजिटिव वालों के लिए होगा, और ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए रहेगा। एक और पॉइंट मैं यहां पे समझाता हूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है, जैसा कि पीछे पड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, तो आप यही पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। तो क्या होते हैं एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए आप। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए बी, दो कंपोनेंट्स हैं और उनसे बना हुआ ये सॉल्यूशन है। यहां पे ए बी के कुछ कॉम्पोजिशन है, लेट मी कॉल मोल फ्रैक्शन है ए बी का, ए का मोल फ्रैक्शन है 0.6 और बी का मोल फ्रैक्शन है 0.4। यहां वेपर्स में भी मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, लिक्विड में भी ए बी है, मतलब यहां पे ए और बी के लिक्विड पार्टिकल्स हैं, यहां ए और बी के वेपर पार्टिकल हैं। तो यहां वेपर्स के अंदर भी आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। क्या वो यही होगी जो 0.6 और 0.4 आप यहां पे देख पा रहे हैं? हाँ, वो हो भी सकती है और ना भी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाएंगे कि यहां जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, और यहां जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कभी सेम नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन है तब तो कोई चांस ही नहीं है, आपको एक बार भी ऐसा नहीं मिलेगा आउट ऑफ सो मेनी पॉसिबल कॉम्पोजिशन। देखो यहां से यहां तक जाओगे तो आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्पोजिशंस हैं, और उन इनफाइनाइट कॉम्पोजिशंस में एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड फॉर्म में ए बी का मोल फ्रैक्शन और वेपर फॉर्म में यहां सरफेस के ऊपर वेपर्स का मोल फ्रैक्शन वो सेम हो, एक बार भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वहां आपको कोई एक कॉम्पोजिशन ऐसी जरूर मिलेगी जब मोल फ्रैक्शन ए का यहां और यहां, बी का यहां और यहां सेम हो, उसी कॉम्पोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जब लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन सेम हो तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को बोला गया है एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप। आइडियल सॉल्यूशंस में एजियोट्रॉप्स नहीं बनते, मतलब आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन, कोई परसेंटेज, कोई कंपोजिशन नहीं बनेगी जब ऊपर और नीचे मींस वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन सेम हो, सिर्फ नॉन आइडियल में बनती है। ये दो नॉन आइडियल सिचुएशंस थी आपके पास। देखिए कहां पे मैक्सिमम डेविएशन है, जहां आपको मैक्सिमम डेविएशन नजर आता है, या यहां देखें आप, जहां आपको मैक्सिमम डेविएशन नजर आता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो जो कंपोजिशन है वो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है। दो तरह के एजियोट्रोप्स आपको दिखाए जाएंगे, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक हमारे पास आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये यहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, जबकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। तो ये दो तरह के एजियोट्रोप्स रहते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रोप्स नहीं बनते, नॉन आइडियल में बनते हैं। जहां पे भी डेविएशन मैक्सिमम है वहीं पे आपका एजियोट्रोपिक कंपोजिशन रहेगा। तो ये हमारा टोटल पार्ट था रिगार्डिंग द
रॉल्स लॉ हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से इसको रीड करें, लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्यूशंस में से जनरली हम लोगों से क्लास 12th में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। गुड बाय।